तो सबसे पहले बात गुजरात की कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात में जिस तरह से कुदरत की मार से हाहाकार मचा हुआ है, वहां पर बारिश आसमानी आफत बनकर बरस रही है और जमीन पर बाढ़ का पानी सब कुछ निगल जाने पर आमदा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, वहीं 24 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि सेना को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो इस समय बारिश ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी खबर आपको गुजरात से बता रहे हैं और आपको दिखा भी रहे हैं। गुजरात में 27 जिले बारिश की वजह से तबाही का मंजर झेल रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, अपने मार्ग से ज्यादा पर बह रही हैं। चाहे गुजरात के वो जो तमाम आपको तस्वीरें अलग अलग शहर से नजर आ रही हैं, वडोदरा से लेकर गांधीनगर तक गुजरात में हर एक जगह पर बाढ़ का मंजर देखा जा रहा है। अगर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं तो वो लबालब सड़कें पानी से भरी हुई हैं। घरों के अंदर पानी भरा हुआ है, सरकारी दफ्तरों के अंदर पानी भरा हुआ है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर के जरिए जो लोग फंसे हुए हैं उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अब लगा दी गई हैं। देश के सेना ने गुजरात में मोर्चा संभाल रखा है। और आज क्योंकि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का जन्मदिन है और सीधे आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दिन की शुरुआत मंदिर से की और अब लोगों के बीच में जयपुर से तस्वीरें हैं जहां केक कटिंग का कार्यक्रम किया गया और उसके बाद लोगों उनका स्नेह जिस तरह से केक के जरिए लुटा रहे हैं। और एक शख्स बगल में आपको दिख रहे हैं जो हैप्पी बर्थडे टू यू गाते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरबाज हमारे संवाददाता लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। जब इन्होंने गणेश मंदिर में पूजा की अपनी पत्नी के साथ, साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी थे। और अभी जयपुर से ही ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पर आपको नजर आ रहे हैं प्रेमचंद बैरवा। मीडिया से वो क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। आशीर्वाद और इन्हीं की शक्ति मुझे आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जनता की सेवा करने का मौका दे रही है। यहाँ पर काफी तादाद में वीटी रोड मंदिर पे लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो मौजूद हैं। आज मेरे ये कार्यकर्ता, मेरे भाई जिन्होंने इतना प्यार और प्रेम और सहयोग दिया है, निश्चित रूप से आपकी ताकत है जो मुझे इसे जनता की सेवा करने का मौका दे रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो कार्यकर्ताओं के द्वारा किस तरह से आप देख सकते हैं कि उनके जन्मदिन को मनाया जा रहा है, कार्यकर्ता किस तरह से स्नेह लुटा रहे हैं। और आपने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को भी सुनते हुए बोलते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता हैं तो मजबूती है और यही मजबूती उन्हें शक्ति, उन्हें ऊर्जा। लोग आए हैं यहाँ पर बाकायदा पहुँच रहे हैं। पूरे समर्थकों के साथ पटना में के सदस्य यहाँ पर मौजूद है और पूरे दिन उन तरीके के और उन्होंने फर्स्ट इंडिया से जब खास बातचीत की डिप्टी सीएम ने, तो उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का। दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं जयपुर में जहां केक कटिंग का कार्यक्रम रखा गया था। उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के ने जहां पर केक कट किया और ये जो पूरा प्रोग्राम है, कह सकते हैं छोटा सा प्रोग्राम, वो कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया था। और जहां पर उन्होंने केक कट किया, कुछ कार्यकर्ता उनको खिलाए भी और उसके बाद से आप देखिए उनको स्टॉल पहना के उनको सम्मानित भी किया गया और हैप्पी बर्थडे का गाना भी वहां पर उनके लिए गाया गया। और उन्होंने भी तारीफ की और कार्यकर्ता यही बताया कि यही शक्ति है, यही ऊर्जा है, यही एकजुटता है कार्यकर्ताओं की, जो इतना स्नेह, इतना प्यार वो लुटाते हैं, जिसमें उनको हिम्मत, उनको ऊर्जा मिलती है और आगे का भी कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है।
और एक बार फिर से आपको खबर गुजरात से बताते हैं, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने देवभूमि द्वारिका में हुई तबाही पर समीक्षा बैठक भी की। साथ ही राहत बचाव के मद्देनजर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो गुजरात के 27 जिले बाढ़ से किस तरह से प्रभावित हैं, गुजरात के द्वारका में किस तरह से बारिश के बाद से भयावह मंजर देखा गया जिसमें तमाम लोग फंस गए, बारिश ने किस तरह से वहां पर तबाही मचाई, उसके बाद से वो सीधे भूपेंद्र भाई पटेल यानी कि जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए और द्वारका की परिस्थिति को संभाला जाए इसको लेकर भी उन्होंने वहां पर अधिकारियों को सुनिश्चित किया। गुजरात में कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिन से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। गुजरात में बादल फाड़ तबाही। ग्यारह जिलों में सैलाब का रेड अलर्ट। 18 जिलों में लोगों के लिए संकट बना सैलाब। गुजरात का हर जिला इन दिनों भीषण बारिश और सैलाब की चपेट में है। कच्छ, राजकोट, वडोदरा, द्वारका में बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 18 जिलों में बारिश की वजह से हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, तो 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो 22 जिलों में येलो अलर्ट है। हालात ये हैं कि गुजरात के किसी भी जिले में जहां भी नजर जा रही है वहां सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद, वडोदरा, कच्छ और द्वारका में कई सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, कच्छ पर तो चक्रवाती तूफान का खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे लोगों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। कच्छ में हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया है। सिर्फ कच्छ ही नहीं, जामनगर में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रंजीत सागर डैम ओवरफ्लो हो गया, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जामनगर के हालात को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, क्योंकि बाढ़ का पानी अब शहर में भी घुस चुका है, जिससे हालात लगातार खराब हो रहे हैं। डैम ओवरफ्लो होने और नदी में आए उफान की वजह से कई जगहों पर पानी सड़क से ऊपर बहता नजर आया। कई जगह तो पुल भी पानी में डूबे दिखाई दिए। गुजरात के पोरबंदर में भी हालात ठीक नहीं है। वहां भी नदियों में उफान की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया है और पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। और वहां सैलाब के बीच पुल पार कर रही एक कार नदी में गिर गई और इस हादसे में कार सवार समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अब आपको गिर सोमनाथ की तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद वहां शिंगोड़ा नदी उफान पर है। शिंगोड़ा डैम का गेट खुलने के बाद नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिसके बाद नदी के किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। नदी के रौद्र रूप को देखकर वहां के लोग डरे सहमे हुए हैं। गुजरात के अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात को देखते हुए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को खाने के पैकेट पहुंचाए जा रहे हैं। वहीं हेलीकॉप्टर की मदद से बाढ़ प्रभावितों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है। और गुजरात में भयंकर बारिश के बाद अब समंदर में तूफान की आशंका जताई जा रही है। यहां डीप डिप्रेशन बना हुआ था, जो अब साइक्लोन यानी कि चक्रवाती तूफान में बदल रहा है। 80 साल में ये चौथा ऐसा तूफान है जो जमीन के ऊपर पैदा हुआ और अरब सागर के ऊपर कहर बरपाएगा। मौसम विभाग की माने तो पिछले 80 सालों में ऐसा चौथी बार हो रहा है।
दुर्लभ इसलिए है क्योंकि एक वेदर सिस्टम जमीन के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से गुजरात में बारिश हो रही है और अब इसी सिस्टम की वजह से अरब सागर के ऊपर साइक्लोन बन रहा है। यानी यही सिस्टम समंदर के गर्मी लेकर चक्रवाती तूफान में बदलने वाला है। तूफान को असना नाम दिया गया है। यह नाम पाकिस्तान द्वारा सुझाया गया नाम है। साथ साथ में पुलिस द्वारा हर इलाके में जहाँ पे जो लोग विजिट कर सकते हैं और जो उनकी सेफ्टी में इश्यूज हो सकते हैं, वहाँ पे पुलिस द्वारा बंदोबस्त रखा हुआ है। होमगार्ड, जीआरडी सभी का बंदोबस्त है वहाँ पे उन जगहों पे, ताकि कोई भी जो है जानमाल का नुकसान नहीं हो। और अभी हम सभी लोगों को अपील कर रहे हैं कि लगभग जो है 1-2 दिन में स्थिति नॉर्मल हो, उसके बाद ही जो है लोग अपने घरों से बाहर निकलें। और इधर बारिश ने संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा दिया है, जिससे एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। तस्वीरें भी हम आपको इस समय उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से दिखा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके यानी कि जो जलस्तर है यमुना का, वो तेजी से बढ़ रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और अगस्त के महीने में ये दूसरी बार है जबकि गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर बढ़ा है। जिस तरह से बांधों से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, उसको लेकर गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। हालांकि दोनों नदियों का जो जलस्तर है वो डेंजर लेवल से काफी नीचे है, करीब 3 से 4 मीटर नीचे अभी दोनों नदियां भर रही हैं। लेकिन एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से रामघाट के पास यहाँ पर जो संगम का स्थल है वो यहाँ पर सिमट कर आ गया है और ये गंगा नदी का जो पानी है और वो सीधे तौर पर हनुमान मंदिर के करीब तक पहुंच गया है और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। नावें सभी किनारे पर लगा दी गई हैं, अलर्ट जारी किया गया है और बाढ़ नियंत्रण कंट्रोल रूम से 24 घंटे इस पर नजर रखी जा रही है और इसके साथ ही साथ घाटों पर जल पुलिस को तैनात किया गया है, गोताखोर तैनात किए गए ताकि किसी तरह का कोई हादसा न हो। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि गंगा और यमुना नदियां एक बार फिर से उफान पर हैं और इस पर प्रशासन की पूरी नजर है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। और इधर उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत को लेकर आखिर क्यों सरकार और प्रशासन इतनी जल्दी हरकत में आ गया? तो इसकी वजह है वरुणावत का इतिहास, जो कि बेहद ही ज्यादा डरावना है। क्या है ये इतिहास, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। करीब 2 साल पहले हुई जोशीमठ भू धसाव की घटना के बाद अब उत्तरकाशी में भी एक नया संकट खड़ा हो गया है। लेकिन उत्तरकाशी का संकट थोड़ा अलग है। यहाँ शहर के ठीक ऊपर वरुणावत पर्वत पर लैंडस्लाइड शुरू हो गया। पिछले कुछ दिन से यहाँ लगातार पत्थर गिर रहे हैं। डर इस बात का है अगर इसका दायरा बढ़ा तो वरुणावत एक बार फिर से पूरे शहर को अपनी चपेट में ले सकता है। आज से ठीक 21 साल पहले सितंबर 2003 में वरुणावत पर्वत पर 1.5 किलोमीटर लंबा लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ था। तब बिना बारिश के वरुणावत पर्वत दरका था तो 1 महीने तक पहाड़ से शहर पर पत्थरों की बरसात होती रही। इससे हुए नुकसान की भी कल्पना इस बात से की जा सकती है कि इससे 221 घर तबाह हो गए, 362 परिवारों को विस्थापित करना पड़ा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसके ट्रीटमेंट के लिए 282 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। 21 साल बाद यही पर्वत अब दूसरे छोर से दरकने लगा है। अब वहाँ पर भी जो है कल बहुत अधिक मात्रा में रात को मलबा और काफी बड़े बड़े बोल्डर आए हैं। अब पीछे जो बैरिकेडिंग जिस समय वरुणावत आपदा आई थी उस समय की जो लगी हुई है उस पर वो काफी हद तक टिके है और अब धूप लगने के बाद ही पता चलेगा कि क्या वो ऐसा तो नहीं कि कई बार जैसे पिछली बार पूर्व में हुआ था कि सूखने के बाद वो झरना शुरू होता है। तो हम तो यही चाहेंगे कि भविष्य में जो उस तरफ जितने अधिक हो सके पेड़ लगाए जाएं ताकि जो है कहीं ना कहीं इन पेड़ों ने जो अभी वहाँ पर वर्तमान में है और जो बैरिकेडिंग जो हुई है उसने उस मलबे को काफी हद तक रोका है। वरुणावत पर एक्टिव हुए इस लैंडस्लाइड ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को सचिव आपदा को उत्तरकाशी भेजकर पूरी रिपोर्ट मांगी। निरीक्षण कर लौटे सचिव आपदा प्रबंधन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, वरुणावत का पहले का ट्रीटमेंट सुरक्षित है लेकिन नए एक्टिव जोन में मलबा और टूटे पेड़ जमा हैं, लिहाजा ढलान के नीचे रह रहे परिवारों को शिफ्ट किया जाना जरूरी है। वहीं मलबा रोकने के लिए लोहे के एंगल्स और वायर क्रेट लगाने होंगे। इसके साथ ही GSI से इसकी डिटेलिंग जांच भी कराने के लिए कहा गया है।
पहला काम हमने ये किया है कि जो भी लोग नीचे रहते हैं, जहाँ पे पत्थर गिरने की संभावना है, मलबा गिरने की संभावना है, जो कि मलबा और पत्थर दोनों वहां रुके हुए हैं, ऊपर बरसात होगी तो वो नीचे आएगा, तो उनको शिफ्ट करने के लिए कहा गया है कि उनको शिफ्ट कर ले। उनको शिफ्ट करने के बाद जो किराए की धनराशि होती है और जो मदद होती है, वो मदद हम पूरा करेंगे। पहला काम ये होगा। दूसरा काम, उसको रोकने के लिए हमें नीचे दीवार बनानी पड़ेगी, कुछ लोहे की ग्रिल जैसे वहां लगी हुई है वो लगानी पड़ेगी, कुछ और कार्य करने पड़ेंगे। बहुत बड़े एरिया में नहीं है, थोड़ा सा एरिया में है, बट वो खतरनाक हो सकता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं। बहरहाल 21 साल बाद एक बार फिर से उत्तरकाशी के लोग दहशत में हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस गंभीर चुनौती को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उत्तरकाशी से बलबीर परमार के साथ देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। केरल के पालक्काड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय समन्वय बैठक आज होने जा रही है। ये बैठक सुबह 9 बजे शुरू होगी। 2 सितंबर तक चलने वाली बैठक में सर संचालक डॉक्टर मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले समेत संघ के सभी 6 सह कार्यवाह और अन्य प्रमुख पदाधिकारी भाग लेंगे। बीजेपी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद संघ के सभी संगठनों के समन्वय को लेकर यह पहली मीटिंग हो रही है। उधर कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद अब टीएमसी भी इसमें कूद गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी आज प्रदेश के हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेगी। टीएमसी फांसी की मांग को लेकर हर ब्लॉक में आज प्रदर्शन करेगी और इसके अलावा 1 सितंबर को टीएमसी का महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगा। ममता बनर्जी संतुलन बिगड़ चुका है और एक मुख्यमंत्री के नाते जो नहीं कह सकती है वो भी वो कह रही है। उसका जवाब सभी जगह के मुख्यमंत्रियों ने दिया है। एक लर्नेड एडवोकेट ने उनके खिलाफ मुकदमा भी किया है और उनको ये समझ में आया तो दूसरे दिन पलट भी गई। यहाँ बंगाल में रेपिस्ट और मर्डरर को संरक्षण देने का काम ममता की पुलिस और ममता कर रही है। रेपिस्ट को कॉन्विक्ट करने का काम ममता बनर्जी का लॉयर, पुलिस, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो रोल वो लोग नहीं निभा रहा है। बुलंदशहर में एक डॉक्टर पर अपनी सहयोगी के साथ नशीली दवाइयां खिलाकर रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर साबिर अली के खिलाफ केस दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। महिला का आरोप है कि साथी डॉक्टर ने नशीली दवाएं खिलाकर कई बार उसके साथ रेप किया और पुलिस से शिकायत करने पर भाई को जान से मारने की धमकी दी, जिसके डर की वजह से वो पुलिस से शिकायत नहीं करती थी। पुलिस अब मामले की जांच कर रही। आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को थाना अनूपशहर क्षेत्र अंतर्गत पुलिस के द्वारा एक युवती की लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए अभियुक्त साबिर निवासी संभल को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि अभियुक्त उपरोक्त एवं युवती कुछ समय से आपस में परिचित थे। मुकदमा उपरोक्त में साक्ष्य संकलन एवं जांच के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब बात अजमेर से बड़ी खबर की, जहां संतशाला भवन के स्वामित्व को लेकर जैन समाज के 2 गुट आमने सामने आ गए। दरअसल पार्श्वनाथ कॉलोनी वैशाली नगर संतशाला में दोनों गुटों ने ताले लगा दिए हैं। मामला है संतशाला के स्वामित्व को लेकर कि कौन उसका लीड करेगा। मामला अब किशनगंज थाने पहुंच चुका है। वैशाली नगर पंचायत, बड़ाधड़ा और पार्श्वनाथ जैन मंदिर कमेटी में इसका विवाद चल रहा है। प्रदीप पाटनी, मनीष सेठी और राकेश गादिया, नेमीचंद पाटनी धड़े आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये 2 गुट जो आमने सामने भिड़ रहे हैं,
कि संतशाला भवन को कौन लीड करेगा, कौन उसका स्वामित्व करेगा, कौन उसका स्वामी होगा, कौन उसकी देखरेख करेगा। और इसको लेकर दो गुट आमने सामने हैं। समाज की ओर से समझाइश के साथ ही पुलिस भी अब जांच कर रही है। ये मंदिर पार्षद कॉलोनी वैशाली नगर में स्थित है। इस मंदिर के सामने एक संतशाला का भवन बना हुआ है, जो आज के 20 साल पहले पूरे समाज ने पैसा इकट्ठा करके बनाया था। वो मंदिर की संपत्ति को लेके, स्वामित्व को लेके भी विवाद है। ये पंचायत बड़ा धड़ा वाले कहते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, जबकि ये तो पूरी सार्वजनिक है ये जगह। इनके मालिकाना हक के इनके पास कोई कागज़ नहीं है। और इन्होंने कल शाम को आके और संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट हैं। अशोक, संतशाला का जो मामला है वो क्या है और अभी इसमें क्या अपडेट है? क्या शांत हुए दोनों गुट या नहीं? जी बिल्कुल, देर रात को भी इन दोनों पक्षों में समझाइश का दौर जारी रहा। जो जैन समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उन्होंने इन दोनों पक्षों को समझाइश का प्रयास किया। ये संतशाला वैशाली नगर में स्थित है, जहां पर विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और ये इस शाला को किराए पर भी जो है विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर दिया जाता है। तो एक बड़ी प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को लेकर जो जैन धड़ा है वैशाली नगर का, जो बड़ा धड़ा कहा जाता है, वो और जो मंदिर समिति है उनके दोनों के बीच विवाद है। लंबे समय से विवाद चल रहा है, लेकिन पिछले 5-7 महीनों से ये विवाद लगातार घेरा रहा है। और इसके कारण जो पिछली बार जो चतुर्मास में संत आए थे वो भी वहां नहीं रुक पाए और उन्होंने अन्य स्थान पर अपना चतुर्मास किया। तो ये लगातार विवाद बढ़ता गया और इसके बाद अब जो है दोनों ही पक्ष आमने सामने हो गए हैं। ताले जो हैं दोनों ने बीती जो शुक्रवार था उस दिन जो है दोनों ने ताले लगा दिए और इस मामले को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से सिविल लाइन कृष्णगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और बताया गया कि इसमें हमारे पास दस्तावेज और दोनों ही पक्ष की ओर से जो है कागजात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पर। तो संतशाला भवन को लेकर जैन समाज के दो गुट कैसे आमने सामने आ गए हैं, ये आपको बड़ी खबर हम अजमेर से बता रहे थे। और चलिए